नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। इसे कहते हैं जबरा मारे और रोने भी ना दे। जी हां, कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी ही हो गई है क्योंकि अब ना वह रो पा रही है और ना कुछ कह पा रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के वक्त अपनी अकड़ और हेकड़ी दिखाने वाली कांग्रेस अब अपने पैरों तले राजनीतिक जमीन खिसकते देख रही है और ना वह विपक्ष को कुछ कह पा रही है और ना सत्ता पक्ष को कोस पा रही है। जी हां, विधानसभा के जब चुनाव हो रहे थे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, उस समय समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को कोई अहमियत और कोई हैसियत न देने वाली कांग्रेस अब अपने वजूद यानी अस्तित्व के लिए संघर्ष करते दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से अपोजिशन अलायंस में एक के बाद एक दल उसे छोड़ते चले जा रहे हैं, इससे साफ दिख रहा है कि एक और विपक्ष जो उसके साथ अपोजिशन अलायंस में विपक्ष जो उसके साथ था वह भी साथ छोड़ गया और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, जो उसका मुख्य प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, वह भी एक के बाद एक कांग्रेस को उसकी राजनीतिक औकात और राजनीतिक हैसियत बताता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, यानी यूं कहें कि पश्चिम बंगाल में अपोजिशन अलायंस का एक बड़ा राजनीतिक घटक दल तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को सिंगट्टा यानी अंगूठा दिखा दिया कि जाइए, चलिए, हम आपके साथ अलायंस में नहीं रहेंगे। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं और इन 42 सीटों में 22 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास हैं और 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें हैं। अब अपोजिशन अलायंस से बाहर होकर ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वह पश्चिम बंगाल में अपने अकेले दम पर पूरा चुनाव लड़ेंगी और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगी। इसी तरह से पहले पंजाब में, अब देखें तो आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली और पंजाब में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वह भी अपोजिशन अलायंस से बाहर हो चुके हैं और साफ कह चुके हैं कि भगवंत मान यानी आम आदमी पार्टी पंजाब में सभी 13 लोकसभा की सीटों पर अकेले अपने दमखम पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी पंजाब में कोई समझौता नहीं करेगी और आम आदमी पार्टी अकेले अपने दमखम पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी 1 लोकसभा की सीट वह नहीं देगी, यानी इस तरह से 14 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी। बिहार में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश बाबू पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पास जाकर खड़े हो गए हैं। इस तरह से बिहार भी अपोजिशन अलायंस के हाथ से करीब करीब चला गया। तो इस तरह से विपक्ष में जो कांग्रेस के सहयोगी राजनीतिक दल हैं, चाहे वह जनता दल यूनाइटेड हो, आम आदमी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, एक के बाद एक साथ छोड़ते चले गए। इसी तरह से असम में भी आम आदमी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। असम में 13 लोकसभा की सीटें हैं। तो इस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को विपक्ष ने अकेला मैदान में छोड़ दिया और अपोजिशन अलायंस के घटक दल एक के बाद एक साथ छोड़ते चले गए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर बहुत तगड़ी, बहुत तेज हमलावर है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या यूं कहें कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार 2019 में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लाई थी। इस कानून को लागू करने में अभी तक शिथिलता बरती जा रही थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव 2024 के पहले इस कानून को यानी नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से तैयारी में है। तो यह भी हमला एक तरह से कांग्रेस और विपक्ष पर है और कांग्रेस के ऊपर इसलिए है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा
कि यह वादा यानी सीएए का यानी नागरिकता संशोधन कानून का वादा तो कांग्रेस का है। जब देश का विभाजन हुआ था उस समय कांग्रेस ने वादा किया था कि जो पड़ोसी देश हैं और वहां के जो अल्पसंख्यक हैं यानी हिंदू जो उन देशों के अल्पसंख्यक हैं उनको भारत में शरण दी जाएगी और ऐसे शरणार्थियों का भारत में कांग्रेस स्वागत करेगी। ऐसा विभाजन के समय कांग्रेस ने वादा किया था और दावा किया था। अब गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना है कि यह यानी सीएए का जो वादा था वह तो कांग्रेस ने किया था, उसे अब भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से दो निशाने किए हैं कि एक तरफ यह नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करके जो इसके दायरे में आ रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, यह नागरिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आ चुके हैं और 2014 यानी 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आकर बस चुके हैं। ऐसे नागरिकों को यह कानून भारत की नागरिकता देगा। इस कानून में मुस्लिम्स को इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान स्वयं में यानी खुद में मुस्लिम राष्ट्र हैं। अब कांग्रेस इस पर भारत सरकार पर यानी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है कि मुस्लिम्स के साथ इसमें भेदभाव किया जा रहा है। तो भेदभाव की बात साफ कर दी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि यह कानून सिर्फ उन देशों के अल्पसंख्यकों के लिए है जो भारत आकर के बस गए हैं। इसमें हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं। तो अब इस तरह से कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है, या यूं कहें कि कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा जो दोहरा है वह एक बार फिर देश की आम आवाम के सामने आ गया है। क्योंकि विभाजन के समय जब कांग्रेस ने वादा किया था कि ऐसे शरणार्थियों को जो उन देशों के अल्पसंख्यक होंगे उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी, उनका स्वागत किया जाएगा। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी यह कानून ला करके उनको नागरिकता दे रही है भारत की, तो अब कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि इसमें मुस्लिम्स को बाहर रखा गया है, मुस्लिम्स के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। अब पूरे परिदृश्य में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से पूरे विपक्ष को घेर लिया है इस कानून के दायरे में। अब पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और तृणमूल कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसी तरह से पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी भी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इस तरह से साफ हो गया कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों, चाहे वह कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, इनके ऊपर एक नकेल डालने का काम किया है सीएए ने। क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के लिए यह कानून एक परेशानी का सबब है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल अल्पसंख्यक खास तौर से मुस्लिम्स की ही राजनीति करते हैं और यह कानून मुस्लिम्स पर एक शिकंजा कसते नजर आ रहा है। क्योंकि जो हिंदू शरणार्थी, जैन शरणार्थी या बौद्ध, ईसाई, पारसी भारत आ चुके हैं, उनको नागरिकता दी जा रही है। अब इसमें बौद्ध, जैन, हिंदू, पारसी, ईसाई जो 2014 के पहले भारत आ चुके हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। जाहिर सी बात है कि नागरिकता मिलने से उनको बहुत अधिकार मिल जाएंगे, चाहे वह वोटिंग राइट की बात हो या अन्य सेवाओं सुविधाओं से जो अभी तक वह वंचित थे वह भी उनको मिलेगा। जाहिर सी बात है कि यह पूरा का पूरा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। तो इस तरह से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि मुस्लिम्स उससे टूटने लगेगा और शरणार्थी जो इन 5 धर्मों के शरणार्थी हैं वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। तो इस तरह से कांग्रेस के लिए यह कानून एक परेशानी का सबब है। तो अब इस पर यही कहा जा सकता है कि जबरा मारे और रोने न दे, क्योंकि जो कानून लाया गया है वह भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए परेशानी बन रहा है। तो
तो वही चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इनके लिए एक परेशानी का सबब है। तो इन हालातों में अब कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, वह एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है, ना तो उसके साथ हिंदू दिख रहा है और ना अब मुस्लिम दिख रहा है उसके साथ। अब ऐसे में उसकी राजनीतिक नया किस ओर जाएगी, किस तरह से पार लगेगी, यह तो समय बताएगा। लेकिन उसके सामने एक के बाद एक स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं। कभी विपक्ष के उसके यानी अपोजिशन अलायंस के उसके सहयोगी राजनीतिक दल उसका साथ छोड़ रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार उस पर हमलावर है। ऐसे में कांग्रेस के सामने राजनीतिक अस्तित्व का एक बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।